हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर नंबर 2 ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, एसएसटी का हमारा चैप्टर है। चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहें तो चैनल पर देख सकते हैं। चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ देखो, आपकी धरती दिखाई हुई है और कुछ प्रश्न आपको किनारे दे रखे हैं। चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। व्हाट आर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स? क्या होते हैं भाई ओशन और कॉन्टिनेंट्स? व्हाट आर देयर नेम्स? उनके नाम क्या हैं? एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है? इन व्हाट वेज डू ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स इम्पैक्ट लाइफ ऑन? किस तरीके से ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, मतलब हमारे अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे हम अपने इस चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लेट अस रिटर्न टू अवर ग्लोब एंड रोटेट इट जेंटली। तो भाई हम पिछले चैप्टर में ग्लोब के बारे में काफ़ी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया, तो कह रहे हैं कि चलो वापस ग्लोब पे ही चलते हैं। और आपके पास अगर ग्लोब है तो आप उसको रोटेट कीजिए, उसको घुमाइए और लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ सीन फ्रॉम द मून। या आप वो जो पिक्चर अभी अभी हमने देखी थी अर्थ की, जो मून पे से समझ लो ली गई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर यू सी? वो कौन सा रंग है जो आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देता है? ब्लू। ऑब्वियसली भाई ब्लू कलर ही तो हमें सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। अपने ग्लोब पे भी देखो ब्लू कलर ज़्यादा दिखेगा। बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? ये ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? यू मस्ट हैव गेस्ड द आंसर। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ये संभावना है कि आपको इसका आंसर मिल गया हो। इट इज़ वाटर। ये पानी है। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज एक्चुअली कवर्ड विद वाटर। वही इसका अर्थ है कि ज़्यादातर जो अर्थ है उस पर पानी ही पानी है। ठीक है ना, पूरा मतलब हमारा 3/4 अर्थ जो है बच्चों पानी से भरा हुआ है। This means the most of the earth's surface is actually covered with water and almost 3/4 of the surface in fact पानी से भरा हुआ है। And that is why when seen from outer space, जब हम इसे outer space से देखते हैं, the earth appears mostly blue। तो अर्थ जो है मोस्टली हमें नीले रंग की नजर आती है। Indeed, अर्थात वास्तव में अर्ली एस्ट्रोनॉट्स लविंगली कॉल्ड द अर्थ एज ब्लू प्लानट। अब पहले जो एस्ट्रोनॉट्स हुआ करते थे वो क्या करते थे? कहते थे अर्थ नहीं है, ये है ब्लू प्लानट। वाई? बिकॉज इसका कलर ब्लू 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 बहुत दिखाई देता है। आउटर स्पेस से देखो तो हमारी अर्थ ब्लू नजर आती है, मून से देखो ब्लू नजर आएगी, राइट? द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशंस। अब बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं। अब हम इनको क्या कहते हैं? जो हम ग्लोब पे देख रहे हैं बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज, उनको हम कहते हैं ओशंस। ठीक है, पानी 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 पानी, भाई बहुत पानी। कितना पानी? बहुत पानी, समझ लो। बट इन द पिक्चर ऑफ द अर्थ यू कैन सी एटलीस्ट वन अदर कलर। अब आपको ग्लोब पे केवल ब्लू तो नहीं नजर आ रहा, थोड़ा थोड़ा ब्राउन भी नजर आ रहा है। तो दिस कलर इज दैट ऑफ लैंड। तो ब्राउन कलर किस चीज को शो करता है भाई? लैंड को शो करता है। विच कवर्स अ लिटिल ओवर 1/4 ऑफ द ग्लोब। अब 1/4 थोड़ा सा ज्यादा है, और अर्थ में समझो कि 3/4। अगर मोटा माटी देखे तो 3/4 तो वाटर है और 1/4 जो है हमारी अर्थ है। अर्थात 3/4 1/4 समझा देते हैं भाई। देखो अगर पूरी अर्थ को 4 भागों में बांटो, जस्ट बराबर 4 भागों में बांट दिया, तो 3 भाग पानी है, सिर्फ 1/4 जो है यानी कि 1 भाग जो है वो लैंड है। ठीक है ना, मतलब सुनने में थोड़ा सा तुम चौंक गए, इतना पानी, फिर पानी की कमी क्यों है, वो भी बात करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। A large body of land is called a land mass। बहुत बड़ी लैंड, उसको क्या बोलेंगे हम? लैंड मास। एंड अ लार्ज कॉन्टिन्यूस एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या हुआ? बहुत दूर तक लैंड फैली हुई है, बहुत बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स होते हैं। लाइक एशिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा लैंड का टुकड़ा है, राइट? उसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंट। बोथ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। अब दोनों ही चीज़ें, अर्थात ओशंस और कॉन्टिनेंट्स दोनों ही, वो हमारे क्लाइमेट पे बहुत प्रभाव डालते हैं अर्थ के। दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और ये प्रभाव डालते हैं हमारी हर तरीके से हमारी ज़िंदगी पर, लाइक इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स। प्लांट्स की ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ता है इनका। कहाँ कैसा प्लांट उग रहा है डिपेंड करता है कि वहाँ मतलब कितना पानी है, कैसा लैंड है, राइट? एंड एनिमल्स। अब एनिमल्स भी आप देखो ना, जो पोलर रीजन्स के हैं वो बिल्कुल अलग होंगे डेजर्ट से, है ना? बात समझ रहे हो ना, कि जो एनिमल आपका रेगिस्तान में पाया जाता है, क्या वही एनिमल आपके बर्फ़ में पाया जा रहा है? पोलर रीजन्स में पाया जाता है? नहीं, अलग अलग होते हैं। प्रभाव तो पड़ता है, ठीक है ना? एंड देयरफॉर ह्यूमन लाइफ टू, और हमारी ज़िंदगी पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वी सी देयर इम्पैक्ट थ्रू आउट आवर हिस्ट्री एंड कल्चर एंड इन आवर डेली लाइफ। हम इसका प्रभाव देखते हैं अपने पूरे इतिहास में, हम इसका प्रभाव देखते हैं अपने कल्चर पर, कहाँ का कल्चर कैसा है, राइट? एंड इन हमारी डेली लाइफ में, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में।
नेक्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ, किस तरीके से जो वाटर है और लैंड है अर्थ पे, किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है. एज इट हैपन्स, ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि ओशन और कॉन्टिनेंट्स बराबर बराबर भगवान जी ने बांट दिए कि भैया जितने लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं यहाँ अर्थ को 2 भागों में बांटो, ठीक है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर है, तो ऐसा तो है नहीं कि बराबर लैंड बराबर पानी यहाँ बांट दिया भगवान जी ने से, ऐसा तो नहीं है. ठीक है, as it happens, ocean and continents are not distributed equally, right, between the northern and southern hemisphere. Let us examine of two maps in figure 2.2. चलो 2.2 में हमने 2 यहाँ पर दे रखे हैं और इनको चलो एग्जामिन कर लेते हैं. कर लो भाई. Here too, the blue areas consist of oceans. यहाँ पे भी जितना blue area दिख रहा है वो हमारा oceans है, वहाँ पानी ही पानी है. Along with their smaller extensions, थोड़ा फैलाव दिख रहा है छोटे छोटे का, which have various names like sea, a bay, gulf, etc. ठीक है, ये छोटी छोटी वाटर बॉडीज हो गई हमारी. अब लेट अस एक्सप्लोर. चलो ये वाले क्वेश्चंस आप लोग खुद ही करना, मैं वापस चैप्टर पे पहुंचती हूँ ज़रा, क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर बहुत लंबे हैं 6 के. ये द ओशंस टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द प्लांट. अब ओशंस में ज़्यादातर जो पानी है धरती का वो अवेलेबल रहता है. मोस्टली पानी जो है ओशंस में ही है हमारे प्लानट का. तो प्लानट कौन सा है हमारा? अर्थ, राइट. बट दिस सी वाटर इज सॉल्टी. पर भाई ये सी वाटर कैसा है? सॉल्टी है. अभी ये क्वेश्चन आता है ना कि इतना पानी है तो पानी की कमी क्यों है? क्यों? क्योंकि इतना सारा पानी ओशंस में है और ओशंस में सारा नमक घुला हुआ है, आप यूज़ ही नहीं कर सकते उस पानी को. और पीने योग्य खाने योग्य है ही नहीं, मतलब उससे खाना नहीं बनाया जा सकता, उससे तो इवन आप नहा भी नहीं सकते हो. ठीक है, अनफिट फॉर कंजम्पशन है फॉर मोस्ट लैंड एनिमल्स के लिए इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. मतलब हम या जानवर उसको बहुत यूज़ कर नहीं सकते, तो इतने पानी का ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा हमें. On the other hand, fresh water makes up a very small proportion of the planet's water resource. अगर हम बात करते हैं फ्रेश वाटर की, लाइक नदियों में मिलता है. अब नदी का पानी आप आराम से उससे सारे रोज़मर्रा के काम कर सकते हो, कंजम्पशन के लिए फिट रहता है. बट क्या इतना पानी है उनमें पूर्ति हो जाए? तो डेफिनेटली नहीं है ऐसा. ठीक है ना, इसलिए है पानी की कमी. इट इज़ फाउंड इन ग्लेशियर्स. अब फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? ग्लेशियर्स में पाया जा रहा है, जो बर्फ़ की नदियाँ टाइप होती हैं. रिवर्स में पाया जाता है, लेक्स यानी झीलों में पाया जाता है. इन द एटमॉस्फेयर अगर आप देखो तो भाप बन के जो पानी उड़ रहा है, जो एटमॉस्फेयर में वाटर है वो भी फ्रेश है. एंड ऑल्सो अंडरग्राउंड. अंडरग्राउंड मतलब ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के नीचे पानी जो ज़मीन के नीचे जाता है, जैसे बारिश होती है, ठीक है, तो मिट्टी के नीचे पानी जाता जाता है. ठीक है, जब वो पानी नीचे पहुंच जाता है, बहुत सारा पानी नीचे पहुंच रहा है, तो ग्राउंड वाटर बनता जाता है, वो धरती के नीचे का पानी कहलाता है. ठीक है, चलो आ जाओ जी आगे. अब यहाँ देखो क्वेश्चन आ ही गया ना. इज देयर सच अबंडेंस ऑफ वाटर ऑन अ प्लैनेट एंड व्हाई देयर इज सो मच टॉक ऑफ वाटर स्कार्सिटी एंड क्राइसिस. क्यों चिल्ला रहे हैं भैया? पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, धरती पे पानी खत्म हो रहा है. इसीलिए क्योंकि जो है वो उसे यूज़ नहीं कर सकते आप ऐसे. ठीक है, चलो जी आगे आते हैं, ओशंस की बात करते हैं. On the word map in figure 2.3 on page 32 we can observe 5 oceans. हम वर्ड मैप पे फिगर 2.3 में ऑब्जर्व कर सकते हैं 5 ओशंस को. द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन, द सदर्न ओशन, ठीक है, और एंटार्क्टिक, ठीक है, उसको बोल सकते हैं ओशन. ठीक है, ये तो नाम है, ये तो सीधे सीधे याद करने हैं. ऑल्दो वी हैव लिस्टेड 5 ओशंस. भाई यद्यपि हमने आपको बता दिया ये 5 ओशंस हैं. इट इज़ क्लियर फ्रॉम द मैप, ये मैप से क्लियर होता है दैट दे आर नॉट रियली सेपरेट. ये सब मिले हुए हैं. जी हाँ, आपको 5 याद कराए जा रहे हैं, बट ये सारे आपस में मिले हुए हैं. इनमें कोई लाइन नहीं खिंची हुई, इनमें कोई डिविजन नहीं है, इनमें कोई दीवार नहीं बनी हुई है बीच में. द लाइन्स दैट डिवाइड्स दैम ऑन द मैप आर नॉट मोर देन कन्वेंशंस. मतलब है ही नहीं, सच बताएं तो कोई लाइन. द नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट फॉलो सच बाउंड्रीज. नेचर नहीं कुछ फॉलो कर रही है इन बाउंड्रीज़ को कि हाँ जी इस समुद्र के बीच में झगड़ा चल रहा है, हमने कोई दीवार बना दी. ऐसा है ही नहीं. सारे पानी आपस में मिले हुए हैं, सारे वाटर बॉडीज आपस में मिले हुए हैं. सी वाटर फॉर एग्जांपल कॉन्स्टेंटली फ्लो करता है अक्रॉस डिफरेंट ओशंस में. ठीक है ना, सी वाटर लगातार जो है वो डिफरेंट ओशंस में चला जाता है, सस्टेनिंग अ रिच डाइवर्सिटी ऑफ मैरीन लाइफ. और मैरीन लाइफ बहुत ज़्यादा इनमें चलती है. कैसे? समुद्र के जीव जंतु, समुद्र के आप समझ लो उसमें घूमने वाली मछलियाँ, उसमें और भी जीव जंतु हैं, उसके सारा प्लांट्स, ये सब कुछ होता है ना इसके अंदर. सो मेनी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज कैन बी फाउंड अक्रॉस मल्टीपल ओशंस. अब मल्टीपल ओशंस में अलग अलग प्रकार के जो हैं जानवर हैं, अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स हैं, उनको देख सकते हो.
द मैरिन फ्लोरा इंक्लूड्स टाइनी प्लांट्स। अब फ्लोरा एंड फना हमने दो वर्ड्स पढ़े। अब फ्लोरा की बात अगर हम करते हैं तो टाइनी प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स कॉल एल्गी हो गया एंड ऑल काइंड्स ऑफ सी वीड्स हो गए, ये इसका पार्ट है द मैरिन फ्लोरा। इसमें फ्लोरा में जो आ रहा है समुद्री फ्लोरा की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आते हैं प्लांट्स, उसमें आती है जैसे एल्गी या सी वीड्स। एंड जो मैरिन फौना है वो कंसिस्ट करता है थाउजेंड ऑफ स्पीशीज ऑफ कलरफुल फिश को। हज़ारों मछलियाँ फौना के अंदर आ गई, डॉल्फिन इस कैटेगरी में आ गई, व्हेल इस कैटेगरी में आ गई, एंड काउंटलेस मिस्टीरियस डीप सी क्रिएचर्स भी इसके अंदर आ गए। ईच पार्ट ऑफ द ओशियन फ्रॉम द सन लिट्स सरफेस टू द डार्क डेप्थ हैज़ इट्स ओन डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स। मतलब हाँ, यहाँ पर आपको बहुत डाइवर्सिटी मिलने वाली है, ठीक है, हर एक पार्ट में ओशंस के। जो सन जहाँ पे रोशनी पहुँच रही है टू द डार्क डेप्थ, मतलब नीचे गहराई तक जहाँ अंधेरा है, जहाँ रोशनी नहीं भी पहुँच रही है, यहाँ से जहाँ से रोशनी पहुँचती है और वहाँ जहाँ नहीं रोशनी पहुँचती है, हर जगह अलग अलग सी क्रिएचर्स हैं और बहुत डाइवर्सिटी जो है वो फॉर्म होती है यहाँ पर। आई होप क्लियर चल रहा है चैप्टर अभी तक। ये देखो बच्चों, तुम्हें यहाँ कॉन्टिनेंट्स बता रखे हैं, अफ्रीका, यूरोप और एशिया को मिला के बना था यूरेशिया, राइट। नेक्स्ट चलते हैं साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये देख रहे हो तुम, लेकिन ये एक ही लैंड है, अभी आएगा। चलो इसे भी पढ़ते हैं, एशिया और यूरोप को मिलाकर बनाया गया था यूरेशिया। चलिए जी आगे बढ़ लेते हैं इस चीज़ को भी। तुम्हें 5 ओशंस यहाँ लोकेट करने हैं, तुम्हारा काम है, मैं चलती हूँ आगे। इट इज़ विजिबल ऑन द मैप दैट द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। भाई मैप में हमें नज़र आ रहा है हमारा पैसिफिक ओशन जो है वो तो सबसे बड़ा है। द इंडियन ओशन इज़ द थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है, फॉलोड बाय अटलांटिक ओशन। अच्छा ये सी लाइन को कंप्लीट कर लिया हम अपनी। इट इज़ विजिबल ऑन द मैप दैट द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल फॉलोड बाय अटलांटिक ओशन। मतलब पहला सबसे नंबर पे आ रहा है भैया पैसिफिक ओशन, फिर सेकंड नंबर पे आ रहा है अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन आ रहा है हमारा जी थर्ड नंबर पर, वाइल द साउदर्न ओशन जो आ रहा है वो हमारा फोर्थ नंबर पे, एंड द स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटू वाला ओशन है, अब ओशन छोटू तो है, सबसे छोटू है, बट ये छोटू नहीं होता, ये बहुत बड़ा होता है, और ये हमारा आर्कटिक ओशन, राइट। अब 5 ओशन समझ में आ गए, लाइन से याद करके जाना, ये पूछा जाता है लाइन से आपसे। चलिए यहाँ से आते हैं आप, ओशंस एंड डिजास्टर्स। रिटर्निंग टू द पिक्चर ऑफ द अर्थ एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर, हम वापस रिटर्न करते हैं उस पिक्चर को जो चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको दिखा रखी थी। यू मे हैव नोटिस्ड वाइट स्पेस शेप्स अक्रॉस द ग्लोब। आपको कुछ सफ़ेद रंग की शेप्स भी नज़र आ सकती हैं ग्लोब पे। डिड यू गेस व्हाट दे आर? बट तुम गेस कर सकते हो ये वाइट वाइट शेप्स क्या हैं? अपनी बुक्स खोलो और देखो उसमें। दे आर लार्ज मासेस ऑफ क्लाउड्स, ये हैं बड़े बड़े क्लाउड्स। सच क्लाउड्स ब्रिंग्स रेन्स, कहाँ पर? टू द कॉन्टिनेंट्स। अब इस तरह के क्लाउड्स जो हैं वो क्या लेकर आते हैं भाई? बारिश लेकर आते हैं हमारे कॉन्टिनेंट पे। फॉर इंस्टेंस, यानी कि उदाहरण के लिए, द मानसून रेन्स वी इन इंडिया एक्सपेक्ट एवरी समर। जो मानसून रेन आती है ना, जो हम समर में एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अब आएगी, बारिश होगी अब, तो ये ऑरिजिनेट इन द ओशन होती है, मतलब वहीं से स्टार्ट होती है। ऑरिजिनेट होना है, स्टार्ट होना मीन्स। विदाउट सच रेन, इस तरह की रेन्स के बिना आवर एग्रीकल्चर एंड ऑल लाइफ विल सफ़र, हमारा खेती सफ़र करेगा, हमारी पूरी ज़िंदगी सफ़र कर जाएगी बच्चों। बट ओशंस ऑफन ऑल्सो गिव राइज टू स्ट्रोम्स। आप खाली बारिश का अच्छा अच्छा पानी नहीं देते भाई, कई बार तबाही भी ले आते हैं, स्ट्रोम्स तूफान ले आते हैं, वॉयलेंट इवेंट्स हो जाते हैं विद एक्सट्रीम रेनफॉल की वजह से, और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स आ जाती हैं, जैसे साइक्लोन्स, ये चक्रवात तूफान है, हवा का गोल 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 आता है ऐसे, विच कैन कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज, जिसकी वजह से हो सकता है बहुत ज़्यादा डैमेज। कहाँ पर? कोस्टल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में, जो समुद्र के किनारे की जगह है उनको कोस्टल रीजन्स बोलते हैं, राइट। अब यहाँ हो सकती है तबाही ही तबाही। सुनामी इज़ अनदर नेचुरल डिजास्टर। सुनामी आई थी 2004 में, आई थिंक आई थी, राइट। और बहुत बहुत ज़्यादा इसने डैमेज किया, बहुत ज़्यादा ख़राब स्थितियाँ बनी देशों में। सुनामी इज़ अनदर नेचुरल डिजास्टर दैट ओरिजिनेट्स इन द ओशन। इट इज़ अ ह्यूज एंड पावरफुल वेव, बहुत बड़ी और बहुत पावरफुल वेव आई थी, और जनरली कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। और क्यों आती है जनरली? यह आती है भूकंप की वजह से और वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से, जैसे लावा फट जाता है जिसे हम बोलते हैं एट द बॉटम ऑफ द ओशन में। समुद्र के अंदर अगर भूकंप आ जाए, समुद्र के अंदर अगर भूकंप आ जाए या उसके अंदर कोई लावा फट जाए, उसकी वजह से आ सकती है ये। सुनामी कैन ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। ऐसा नहीं है कि सुनामी की वेव आई और किनारे तक हिट करके चली गई, नहीं भाई, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक इसका असर हो जाता है। एंड द सबमर्ज कोस्टल एरियाज़, और जितना आपका कोस्टल एरियाज़ हैं, जितने समुद्र के किनारे की जगहें हैं, वो सब डूब जाती हैं, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज, और इसकी वजह से हो जाता है बहुत दूर दूर तक डैमेज, ठीक है। दे रखा है ये आई वाज राइट, 2004 में ही आई थी, 26 दिसंबर 2004, ठीक है। इंडिया एंड अदर 13 कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशन जो थी वॉज स्ट्रक बाय द पावरफुल
सुनामी, मतलब यहाँ सुनामी आई थी एंड कॉज्ड बाय, क्या कारण रहा है इसका, अर्थक्वेक आया था इंडोनेशिया में। मोर देन 2 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, और इतना खतरनाक हिसाब किताब बना बच्चों कि 2 लाख लाख लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी खो दी, मर गए। ठीक है, आगे देखो। इन इंडिया द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो भारत की बात हम करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द कोस्टल, जो कोस्ट है ऑफ तमिलनाडु एंड केरला, मतलब तमिलनाडु और केरला के जो समुद्री किनारे हम बोल सकते हैं, वो सीवियरली अफेक्टेड, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव पड़ा था एंड सफर्ड मच डैमेज एंड लॉस्ट ऑफ लाइफ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, यहाँ पर ज़िंदगी लोगों ने अपनी खो दी। सच सुनामीज आर रेयर, अब इस तरह की सुनामियाँ बहुत नहीं आई, रेयर हैं बट वेरी डिस्ट्रक्टिव। भाई आ जाए तो फिर समझ लो कि डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन है। क्या बोला हमने, तबाही ही तबाही। लकीली दे कैन ऑफन बी डिटेक्टेड बिफोर दे हिट अ कोस्ट, मतलब हाँ ये है भाग्य की बात है भाई कि इनको जब तक ये कोस्ट को टच करें, इनको थोड़ा हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई आने वाली है। क्या हुआ था कुछ मुझे याद भी आ रहा है, वो एनिमल्स भागने लगे थे, और भी चीज़ें होंगी बट मुझे एक वो याद आ रहा है कि एनिमल्स का एक आया था कि इनको अंदाज़ा लग जाता है, तो वहाँ से वो भागने लगे थे समुद्री किनारों से। ठीक है, इट्स नॉट इन चैप्टर बट आई एम टेलिंग यू, जो है नॉलेज शेयर कर रहे हैं, राइट। मैनी कंट्रीज़ कोलैबोरेट इन सच अर्ली वार्निंग सिस्टम, अब बहुत सारी कंट्रीज़ ने आपस में कोलैबोरेट किया कि भाई इस तरह का जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है इस पर काम करना चाहिए। There is in particular an Indian Ocean tsunami warning system to which many countries जो हैं इंक्लूडिंग इंडिया ये कंट्रीब्यूट करती हैं। क्लियर है, एंड दिस हेल्प्स टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी। भाई ये क्यों है, क्यों अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जिससे जिंदगियां बचाई जा सके, प्रॉपर्टी बचाई जा सके। अब सुनामी आएगी तो ऐसा तो नहीं है कि आसपास के मकान नहीं डूबेंगे, प्रॉपर्टी नहीं खराब होगी, वो भी होगी और ज़िंदगी तो जाएगी ही जाएगी लोगों की। इवेंट्स दैट लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर हैंडेड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट। अब ऐसा है कि जहाँ लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, प्रॉपर्टी हो रहा है, कौन देखता है उस समय, तो डिजास्टर मैनेजमेंट उसके अंदर आता है ये। और इंडिया हैज़ इट्स ओन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, भारत की अपनी है, टू डील विद ऑल काइंड्स ऑफ डिजास्टर्स। इस तरह के डिजास्टर्स आते हैं तो वो लोग फिर डील करते हैं सिचुएशन से। वी विल सी मोर एग्जाम्पल्स इन द नेक्स्ट चैप्टर, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं। कॉन्टिनेंट्स आर विजिबल ऑन द मैप ऑफ ओशंस। अब कॉन्टिनेंट जो हैं जैसे विजिबल होते हैं, अगर आप मैप पे देखें तो आपको दिख जाएंगे, नजर आएंगे। हाउ मेनी कैन यू काउंट, तुम कितने काउंट कर सकते हो। द आंसर इज नॉट सो सिंपल, आसान नहीं है आंसर। अब आप बोलोगे आसान क्यों नहीं है, भाई आसान नहीं है, रीज़न बताया है आपको। एज दे कैन बी काउंटेड एट सेवरल वेज, कई तरीके हैं काउंट करने के। डिपेंडिंग ऑन आवर चॉइस वी मे लिस्ट एनी नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स बिटवीन 4 and 7। हम पर चॉइस है कि हम 4 बोलें, 5 बोलें या 7 बोलें, ये कैसे चॉइस है, पर देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्यों ऐसा चॉइस बोला आपको। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका जनरली कंसिडर टू बी 2 कॉन्टिनेंट्स। करेक्ट है भाई, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कह रहे हैं कि हम 2 कॉन्टिनेंट के रूप में काउंट करते हैं। बट इफ सीन एज अ सिंगल लैंड मास, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स क्या है, समुद्र को छोड़ के जो बड़े बड़े मिले हुए लैंड मास हैं वो कॉन्टिनेंट्स हैं। अब हम ऐसे देखें तो भाई ये दोनों तो सेम ही लैंड मास पे हैं, है ना। इफ सीन एज अ सिंगल लैंड मास दे कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वन। अब यूरोप एंड एशिया जनरली कंसिडर्ड एज 2 कॉन्टिनेंट्स। हम कहते हैं यूरोप एक अलग कॉन्टिनेंट है और एशिया एक अलग कॉन्टिनेंट है। ऑल्दो द मैप मेकर्स जो हैं, जो मैप मेक्स इट क्लियर, हम मैप को देखें तो मैप मेकर्स ने बहुत क्लियर किया दैट दे फॉर्म अ सिंगल लैंड मास, है ना, वो एक ही लैंड का टुकड़ा है बड़ा सा। फ्रॉम हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन्स, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बहुत ऐतिहासिक और बहुत कल्चर वाले रीजन्स हैं इसके पीछे। यूरोप्स इवोल्यूशन, जो इसका विकास हुआ, जो इसका डेवलपमेंट हुआ यूरोप का, हैज़ बीन वेरी डिफरेंट, वो बहुत डिफरेंट रहा फ्रॉम एशिया। तो यूरोप और एशिया को फिर बिल्कुल अलग ही मान लिया, हमारा डेवलपमेंट बिल्कुल अलग चल रहा है, उनका कुछ अलग ही कहानी चल रही है। विच इज़ वाई दे कैन बी सीन एज 2 कॉन्टिनेंट्स। और यही रीज़न बना कि हमने कहा कि भैया 2 कॉन्टिनेंट्स हैं ये। जो जियोलॉजिस्ट होते हैं हाउएवर ऑफन रिगार्ड करते हैं हम एज अ सिंगल कॉन्टिनेंट, जिसको बोलते हैं वो यूरेशिया, राइट। तो वो जो जियोलॉजिस्ट हैं वो मानते नहीं है इसको कि अलग अलग है, वो इसको एक सिंगल ही मानते हैं और बोलते हैं ये यूरेशिया है। अफ्रीका एंड यूरेशिया जनरली रिगार्डेड एज 2 कॉन्टिनेंट्स। अफ्रीका और यूरेशिया को हम 2 कॉन्टिनेंट मानते हैं बट समटाइम्स ये 1 ही हैं। तो बड़ा कन्फ्यूजन है भाई, कितने माने कितने नहीं माने। लेट अस समराइज करते हैं डिफरेंट काउंट्स इन टेबल में। 4 कॉन्टिनेंट्स अगर हम मानते हैं तो अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका यूरेशिया एक में आ गया और अमेरिका फिर आ गया, फिर अंटार्कटिका आ गया और ऑस्ट्रेलिया आ गया। 5 मानते हैं तो अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया। 6 मानते हैं तो अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका।
इस तरीके से 7 मानते हैं तो अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। क्लियर है? इन प्रैक्टिस द लास्ट लाइन ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड एंड यूज्ड। तो भैया एग्जाम में आए तो ये वाली लिख देना, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा यही फेमस है, यही यूज़ होती है। You may have seen the 5 Olympic rings, one of the symbols of the Olympic Games. अब आपने ऐसी रिंग्स देखी होंगी और ये ओलंपिक गेम्स का सिंबल है एक तरीके का। दे सिम्बलाइज द गैदरिंग ऑफ स्पोर्ट्स पीपल, लाइक अलग अलग जगह के देश के लोग आते हैं वहाँ पे गेम्स खेलने के लिए, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। द रिंग्स वर चूजन टू रिप्रेजेंट 5 इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट्स। कौन से हैं वो कॉन्टिनेंट्स? अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप, राइट? नाउ लेट अस लुक एट द डायग्राम ऑन पेज 36. देखो डायग्राम, which is based on the list of 7 countries. It does not show their actual shapes but their relative size. Coming to the next one, ये let us explore वाला पार्ट अपने आप करना, हम आइलैंड्स पे आते हैं। If you have carefully observed the 2 maps, अगर आपने पीछे से मैप्स को ध्यान से ऑब्जर्व किया हुआ है, अर्लियर इन दिस चैप्टर आपको दे रखा है 2.2 पे और 2.3 पे, यू मे हैव नोटिस्ड, आप नोटिस कर सकते हो दैट द कॉन्टिनेंट्स डू नॉट इंक्लूड ऑल लैंड मासेस। सारे लैंड मास नहीं लिए इसने कॉन्टिनेंट्स पे, कुछ कुछ छोड़ा। क्यों छोड़ा, क्या छोड़ा? चलो पढ़ते हैं आगे। सम स्मॉलर पीसेस ऑफ लैंड आर लेफ्ट आउट, कुछ छोटे छोटे पीस छोड़ दिए लैंड के, सराउंडेड बाय वाटर। और वो लैंड मास जो पानी से घिरे हुए हैं, जो कॉन्टिनेंट्स में नहीं आ रहे, जो ओशियंस नहीं है, वो लैंड मास क्या है? वो हैं आइलैंड्स। कॉन्टिनेंट्स आर ऑल्सो सराउंडेड बाय वाटर बट बिकॉज दे आर सो लार्ज, भाई कॉन्टिनेंट्स के आजू बाजू भी तो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट भी तो वाटर बॉडीज से गिरा है, ओशन से गिरा है, तो उनको आइलैंड क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो बहुत बड़े हैं। हम छोटे छोटे की बात करें, जो छोटे छोटे लैंड मास हैं वो आइलैंड्स होते हैं जो पानी से घिरे हैं, एंड दे आर सो लार्ज दे आर नॉट कंसिडर्ड आइलैंड्स, राइट? कॉन्टिनेंट्स इसलिए आइलैंड्स नहीं हैं। देयर आर लेग्स ऑफ आइलैंड्स, भाई लाखों हैं, लैक्स ऑफ आइलैंड्स हैं ऑन द प्लानट ऑफ वेरी डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइजेस के। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का। आप इसको लोकेट करो इट ऑन अ ग्लोब और अ मैप पर, you would have to add the areas of the 10 largest state of India to reach its size. इतना बड़ा इसका साइज है। इंडिया हैज़ मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड्स। भाई हमारे भारत में ही 1300 छोटे छोटे आइलैंड हैं। यहाँ से ध्यान रखना, 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। दोज इंक्लूड 2 मेजर ग्रुप्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स इन द अरेबियन सी, ये मेन है हमारे। Since 1981, the Indian Antarctic program, अंटार्कटिका प्रोग्राम चल रहा है, has been exploring Antarctica। भाई अंटार्कटिका को खोजा जा रहा है, पूरा बर्फ ही बर्फ है बच्चों वहाँ पे, और उसके ऊपर काम चल रहा है। कॉन्टिनेंट विद अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट। अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ का क्लाइमेट इतना हार्श है, बहुत कोल्ड क्लाइमेट है, हार्श एनवायरनमेंट है वहाँ का। सी द वाइट एक्सपेंस, देखो जो सफ़ेद रंग का पूरा फैलाव है। एट द बॉटम में जो आपको पीछे पिक्चर दिखा रखी है फिगर 2.1, विच इज़ मोस्टली आइस, वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। इन 1983 इंडिया एस्टैब्लिश करता है अपना पहला साइंटिफिक बेस स्टेशन। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन, जिसको बोला जाता है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है? ये वहाँ पे इन्होंने खोल दिया था, अपना साइंटिफिक बेस स्टेशन है, वहाँ पे साइंटिस्ट लोग जा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है? 2 more बेसिस वर एस्टैब्लिश्ड, इसके बाद लेटर मीन्स बाद में 2 और इस्टेब्लिश किए गए। अबाउट 40 टीम्स ऑफ इंडिया साइंटिस्ट जो हैं हैव कंडक्टेड रिसर्च इन दिस फेयरवे रीजन एंड स्पेशली ऑन द एवोल्यूशन ऑफ क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। इस सब पे पूरा रिसर्च चल रहा है। द सेटलमेंट वेयर द साइंटिस्ट लिव हैज़ अ लाइब्रेरी है एक, वो जो वहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं, इवन अ पोस्ट ऑफिस है। अब ओशंस एंड लाइफ की बात करी जाए, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर वाइटल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एनवायरनमेंट के एंड अफेक्ट मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी को बहुत अलग अलग तरीके से प्रभावित भी करते हैं, इवन इफ़ वी डू नॉट नोटिस इट। हम ऐसे नोटिस नहीं कर रहे हैं क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, बट वो प्रभाव अपना डालते रहते हैं, माने वो अपना काम कर रहे हैं, आपको पता लगे या ना पता लगे। वी हैव मेंशन दैट ओशंस सेंड रेन टू द कॉन्टिनेंट्स। हमने पीछे ही मेंशन किया चैप्टर में कि ओशंस जो हैं वो रेन भेजते हैं कॉन्टिनेंट्स में। दिस इज़ पार्ट ऑफ द अर्थ्स वाटर साइकिल, और ये पूरा वाटर साइकिल का पार्ट है। वाई? बिकॉज ओशन से ही तो इतना एवेपोरेट होकर पानी जा रहा है ऊपर, और वही रेन बन के वापस आ रहा है। हो गया ना इंपॉर्टेंट, विच यू विल फर्दर स्टडी इन साइंस। आप पढ़ोगे इसको। विदाउट ओशंस फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण के लिए, देयर वुड बी नो रेनफॉल। आप ओशन का पानी पी नहीं सकते, मगर पीने योग्य पानी भी वहीं से आ रहा है इनडायरेक्टली, वही तो भाप बन के उड़ रहा है, फिर रेनफॉल की फॉर्म में वापस आ जा रहा है। रेनफॉल वाला पानी नदियों में जा रहा है, वो आप कंजम्पशन में यूज़, मतलब अपना
कर सकते हो उसको कंज्यूम। द अर्थ वुड बी अ डेजर्ट, अगर ऐसा नहीं होता, वो रेनफॉल नहीं होता, ओशन नहीं होते, रेनफॉल नहीं होता, रेनफॉल नहीं होता, तो धरती पूरी डेजर्ट होती और ना आप होते, ना हम होते, ना किताब होती। Moreover, more than half of the world's oxygen is produced by the ocean's flora. समझ रहे हो, ओशंस के अंदर जो फ्लोरा है वो बहुत सारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही है आपके लिए, विच इज़ वाई दे आर कॉल्ड द प्लांट्स लंग्स, प्लैनेट्स लंग्स। हमारे प्लैनेट के लंग कहलाते हैं ये, क्योंकि वही सारा का सारा आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, इतना सारा। जो ओशंस हैं देयरफॉर प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट एंड सस्टेनिंग द लाइफ ऑफ द अर्थ। इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा कर रहे हैं क्लाइमेट में और सस्टेन करने में लाइफ को अर्थ पर। ओशंस हैव डीपली इम्पैक्टेड ह्यूमैनिटी, ओशंस ने हम पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डाला है इन मेनी अदर वेज फ्रॉम अर्ली टाइम्स। शुरुआती समय से लेकर पीपल हैव यूज्ड ओशंस एंड सीज टू माइग्रेट टू अदर रीजन्स, मतलब इस रास्ते से, समुद्री रास्तों से लोग इधर उधर जाया करते थे, ट्रेड के लिए जाते थे, इन ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स वगैरह उसका ट्रेड ये लोग करा करते थे, टू कंडक्ट मिलिट्री कैंपेन्स उसके लिए भी जाते थे, एंड एज अ सोर्स ऑफ फूड थ्रू फिशिंग, मछलियाँ पकड़ने के लिए भी जाया करते थे। ओशंस हैव ऑल्सो नरिश द कल्चर्स ऑफ द कोस्टल पीपल। अब जो समुद्र के किनारे के लोग हैं ना, वो उनका जीवन तो समझ लो, उनका तो नरिशमेंट ही इसी से चल रहा होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव टेल्स एंड लेजेंड्स, सबके पास अपनी कहानियाँ होंगी अबाउट सी की, सी गॉड की, गॉडेस की, देवी देवताओं की, समुद्र के सी मॉन्स्टर्स की, सी के राक्षसों की, या सी के ट्रेजर्स खजानों की, लाइक, ठीक है। द ओशंस डेंजर्स बट ऑल्सो द ब्लेसिंग्स। ओशंस डेंजरस ज़रूर हैं बट ये एक आशीर्वाद की तरह भी हैं, एक ब्लेसिंग्स भी हैं। द यूनाइटेड नेशन है डेजिग्नेटेड जून 8 एज अ वर्ल्ड ओशन डे। अब भाई ये तो क्वेश्चन 100% आएगा, 90 नहीं है, 100% आएगा, ये याद करके जाना। टू रिमाइंड अस ऑल ऑफ द मेजर रोल द ओशन प्लेज इन एवरीडे लाइफ। अभी क्यों मनाया जा रहा है 8 जून को, जिससे हम याद रखें कि ओशन हमारी ज़िंदगी में कितना अहम रोल अदा करता है। इट सर्व्स एज द लंग्स ऑफ द प्लानट, भाई हमारा लंग्स ऑफ द प्लानट वाला रोल अदा कर रहा है, बिकॉज यहाँ से बहुत ऑक्सीजन मिलती है, मेजर सोर्स ऑफ फूड एंड मेडिसिन एंड अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर है ये। बहुत खाना, बहुत मेडिसिन आपको यहाँ से मिल जाती हैं, तो हमारे बायोस्फीयर का तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। अब साइंटिफिक स्टडीज़ हैव शोन हाउ द ओशंस आर पॉल्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब हम लोग देखो कितने आसान फरामोश हैं, हमको ये इतना सब कुछ दे रहे हैं और हम इसको पॉल्यूट करे जा रहे हैं। साइंटिफिक स्टडीज़ बताती हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने से बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करा है। वी थ्रू सेवरल मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इनटू द ओशंस एवरी डे। आपको एक लेसन सिखाया जा रहा है कि भाई मत बर्बाद करो ओशंस को, ठीक है। तुम खुद को बर्बाद कर दोगे एक तरीके से अगर ओशंस को बर्बाद करोगे, आगे की जनरेशन्स के लिए तुम सब कुछ तबाह करके निकलोगे फिर, ठीक है। तो वेस्ट नहीं डालना है वाटर बॉडीज़ के अंदर। आगे चलते हैं। वी थ्रो सेवरल मिलियंस टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इनटू द ओशंस एवरी ईयर। आप इसकी वजह से क्या हो रहा है, चुकिंग मैरिन लाइफ। अब ये जितना भी मैरिन लाइफ है आपका, प्लांट हो गए वहाँ के समुद्र के या एनिमल्स हो गए, उनका ज़िंदगी तो बहुत प्रभावित हो रहा है इससे, उनकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो रही है इससे। देयर आर सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशंस हैं। हम ओशंस में कई बार क्या हो रहा है, जो तेल की फैक्ट्रीज है उनका तेल जा रहा है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द मैरिन एनवायरनमेंट इज़ अंडर थ्रेट। अब वो खतरे में पड़ गया है। ओवर फिशिंग कर रहे हैं लोग, एक्सेसिव फिशिंग। देखिए फिशिंग कीजिए लेकिन इतना नहीं कि आप सारी ही फिश निकाल दें वहाँ से, आप डिसबैलेंस कर रहे हैं कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को। ये अनदर कॉज ऑफ है डिक्लाइन ऑफ मैरिन लाइफ का। इट इज़ आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम सब की मिला के रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट ओशन फॉर द फ्यूचर ऑफ द प्लानट एंड ह्यूमैनिटी। हम फ्यूचर के लिए और मानवता के लिए इसको बचा के रखें, ना कि बर्बाद करें। बिफोर वी मूव ऑन, क्या चीज़ दे रखी है, चलो पढ़ लेते हैं इसको भी। द अर्थ सरफेस हैज़ अ वास्ट वाटर बॉडीज, जिसको मोशंस बोलते हैं, एंड लार्ज लैंड मास, जैसे हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। चलो इसे पढ़ लेना, ये तो एग्जैक्टली वही रिपीटेड है। अच्छा तो कुछ भी नहीं है, तो हो गया हमारा चैप्टर खत्म, ठीक है। पढ़ देती हूँ चलो तुम्हारे लिए। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ मोर लैंड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज़्यादा है देन द साउदर्न हेमिस्फीयर। क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से। ओशन सपोर्ट करते हैं हर तरीके की मैरिन लाइफ को, प्ले करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वर्ल्ड के क्लाइमेट में। दे आर नाउ सीरियसली अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड नाउ आवर कलेक्टिव प्रोटेक्शन। तो भाई ये होता है हमारा चैप्टर फिनिश। अगर चैप्टर आ गया हो अच्छे से समझ में, तो भाई नीचे लिखना आ गया जी मैडम, समझ में आ गया, ठीक है। और ज़्यादा अच्छे से समझ आए तो इसे शेयर कर देना। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में लिख देना, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूँगी। So that's all in this video. Thank you so much for watching complete video. Bye bye.